Hello, guys! तो भाई क्या चल रहा है। मैं आ गया हूँ रेसलमेनिया की प्रेडिक्शंस के बाद। उसका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार मेरे एग्जाम चल रहे थे। पहले ही मैंने बड़ी मुश्किल से प्रेडिक्शंस वीडियो बनाई थी, तो प्लीज रेसलमेनिया का रिव्यू नहीं आएगा। लेकिन आज जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग कहीं से भी नहीं है। बैकलैश इन टैम्पा फ्लोरिडा की प्रेडिक्शंस है, तो शुरू करते हैं। चलो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं रेसलमेनिया का। सो नाइट 1 वाज प्योर ओके, क्योंकि नाइट 1 वाज प्योर TKO। उसमें कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नाइट 1 में कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा नाइट 1 में, एक्सेप्ट फॉर पेजेस रिटर्न। वो एक बड़ा मोमेंट था। बट नाइट 2 वाज प्योर ट्रिपल एच, क्योंकि उसमें एक भी बुरी चीज़ मुझे नहीं लगी जो देख के मैंने कहा यार ये क्या है। कोई भी ऐसा मोमेंट मुझे नहीं लगा। द ओपनर वाज गुड। ब्रॉक लेसनर रिटायर्ड, और वो प्लीज स्टे रिटायर्ड। गंथर से मुझे नहीं चाहिए मैच। आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस, बिकॉज जो ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में अपने मैच के बाद किया वो परफेक्ट था फॉर अ रिटायरमेंट। हर किसी को गंथर से हारने की जरूरत नहीं है। एंड द मेन इवेंट, भाई hot take, one of the greatest main events of WrestleMania I've ever witnessed. One of the greatest. जब एक अच्छे मैच के बीच में आप स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर देते हो ना, वो ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंट हिट बन जाता है वो मैच। हो गया WrestleMania रिव्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैकलैश प्रेडिक्शंस। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, Maloney's Bunch Mustard! I am going to ruin wrestling for everyone. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? What do we get? What do we get? What do we get? What do we get? Corporate coded trash. फर्स्ट मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में स्पीयर मारने के लिए वो भी मल्टीपल टाइम्स रेडी था, तो ये मैच रेसलमेनिया में क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही आई थिंक ये मैच इन लोगों को समर स्लैम के लिए सेव करके रखना चाहिए था, ताकि वो जो बिग फाइट फील वाली वाइब होती है ना वो आए इस मैच में। और बैकलैश एक सी लेवल पेपर व्यू है, इसलिए ये मैच इधर रखना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं रहा। 6 मैन टैग वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि विजन में 3 लोग हैं। सेथ रॉलिंस के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स का सपोर्ट है, तो शायद ये मैच बैकलैश में 6 मैन टैग वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, और समर स्लैम के लिए इस मैच को सेव करके रखना चाहिए था। लेकिन here we are। अब इस मैच की प्रेडिक्शन इतनी तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगला फ्यूचर कौन है WWE का? ब्रॉन ब्रेकर। सेथ रॉलिंस के पास इस मैच में अचीव करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रॉन ब्रेकर के पास क्या है इस मैच में अचीव करने के लिए? सब कुछ। इसलिए इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है ब्रॉन ब्रेकर, बिकॉज ही इज द फ्यूचर ऑफ Double E. The Miz and Kit Wilson versus Danhausen and a mystery partner। मैंने तुम लोगों को कहा था ना Danhausen अपना मार्क प्रूफ करेगा। Danhausen हर वीक आ रहा है और वो प्रूफ कर रहा है कि भैया वो फनी है। वो फनी है, हर वीक वो आता है, हंसा के जाता है। और जो रेसलमेनिया वाला सेगमेंट था भाई, तुम जाके देखो, जॉन सीना वाज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज कि डैनहाउजन का पार्टनर कौन होगा? अब देखो डैनहाउजन एक ऑफर तो थ्रो की है, पता नहीं कितने मिलियन ह्यूमन मनीज की, टू अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, एजे स्टाइल और जॉन सीना टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट। प्लस जॉन सीना को एडवर्टाइज कर दिया गया है फॉर बैकलैश टू मेक सम हिस्ट्री मेकिंग न्यूज। वो क्या हो सकती है वो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन डैनहाउजन के साथ जॉन सीना शुड नॉट कम आउट ऑफ रिटायरमेंट। भाई प्लीज लेट दैट मोमेंट बी सेक्रेट टू अस, डैम इट। अब देखो, अगर ये सब छोड़ के अगर हम थोड़ा फैंटेसी बुकिंग वाली टेरिटरी में जाए ना, तो एक ही रेलेवेंट और सूटेबल पार्टनर है डैनहाउजन के लिए जो उसके साथ टीम अप कर सकता है, और वो आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा, वो होगा फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज कैसिडी। वही होना चाहिए अगर फैंटेसी बुकिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर तुम AEW फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि डैनहाउजन वाज द पर्सनल लॉयर ऑफ ऑरेंज कैसिडी। और भाई
कैसिडी इज अ जेनरेशनल टैलेंट। भाई जितना टैलेंट कैसिडी के अंदर है ना भाई, बंदा अपनी जेब में हाथ डाल के क्या क्या कर जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब अगर थोड़ा रियलिटी का लेंस लगा के बात करें ना, तो मुझे सिर्फ 2 लोग लगते हैं जो डैनहाउजन के साथ अभी टीम अप कर सकते हैं। एक जो हेनरी और दूसरा रॉयस कीज। हॉब्स इसलिए क्योंकि यार वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, लेकिन उसके बाद कोई फ्यूड नहीं है, तो इस मैच की वजह से शायद उसको एक एक्सपोजर मिले एक पेपर व्यू पे। और जो हेनरी इसीलिए क्योंकि यार वो जो हेनरी है, ठीक है, वो जो हेनरी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। ओके, से हिज नेम एंड ही विल अपीयर। लेकिन अभी उसका नाम लेना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा डैनहाउजन के लिए, क्योंकि जो हेनरी इज ओवर ऑन रॉ डीलिंग विद द विजन like the entire Raw roster at this point. तो रॉयस कीज ही एक अकेला पार्टनर बचता है जो सेंसिबल पार्टनर है डैनहाउजन के लिए इस मैच के लिए। तो प्रेडिक्शन मेरी वही है, डैनहाउजन और उसका मिस्ट्री पार्टनर जो मेरे हिसाब से रॉयस कीज होना चाहिए, दे विल विन दिस मैच। The genius of the sky, Io Sky versus the Empress of Tomorrow, Asuka। मुझे नाम वाला सेगमेंट लंबा करना था, इसलिए मैंने इनके निक नेम्स भी लपेटे मेरे लिए, ठीक है, बहुत छोटे नाम है इनके। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि इनके नामों से छोटी क्या चीज है? वो है TKO का दिमाग। क्योंकि इस पूरी स्टोरी का सेंटर पॉइंट कौन था? कायरी सेन। और इन्होंने फायर किसको कर दिया? कायरी सेन। ये सेम चीज इन्होंने ट्रूथ के साथ लास्ट ईयर की थी जॉन सीना के फेयरवेल टूर में, जो कि मैं अभी तक उसको भूला नहीं हूँ। इतना बेकार, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने, TKO वालों ने। अब छोड़ो, जो ट्रूथ के साथ इन्होंने लास्ट टाइम किया था, बीच स्टोरी से उसको फायर कर दिया, फिर इनको ट्विटर पर इतना ज़्यादा प्यार मिला कि रातों रात उसको वापस ले। और क्या बोलते, स्टोरी लाइन का पार्ट था। वही सेम चीज़ अभी कायरी के साथ हो रही है। वी वॉन्ट कायरी इज ट्रेंडिंग ऑन एक्स राइट नाउ। मतलब इस पूरी स्टोरी का मतलब पे ऑफ क्या होने वाला था? कायरी सेन फाइनली स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ और अटैकिंग आस्का, और आस्का के साथ मैच। अब क्या करेंगे? कायरी तो फायर हो गई, अब क्या करेंगे? मुझे क्या मालूम क्या करेंगे। अरे भाई क्या बताऊं मैं। इस मैच की प्रेडिक्शन है मेरी कि आस्का विल विन दिस मैच, और शायद अगर WWE वालों में थोड़ी सी अकल हुई तो शायद मैच के बाद कायरी इस मैच में इंटरफेयर करके आस्का को मार सकती है। द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स। वो दैट ट्रिक। भाई आई टेक माई वर्ड्स बैक, सैमी ज़ेन डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ हेट दैट ही इज गेटिंग राइट नाउ, बिकॉज बॉय किल्ड द gingerbread man on SmackDown। और अभी ये जो गो होम एपिसोड होगा स्मैकडाउन का, इसमें द होल रेसलिंग इंडस्ट्री विल गैदर इन द मेमोरी ऑफ द लेट ग्रेट जिंजरब्रेड मैन। और जिंजरब्रेड मैन की हालत देखकर ट्रिक विलियम्स ने कसम खा लिया कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है, बदलना। And I hope that Williams whoops Sammy's trick at Backlash with his lemon pepper steppers and retain his United States Championship. The World Heavyweight Championship match, Jacob Fatu versus the OTC, Roman Reigns। यार इन्होंने ये मैच बुक तो कर दिया, लेकिन ये मैच अभी क्यों बुक किया? फॉर बैकलैश, बिकॉज बैकलैश इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे इतना बड़ा मनी मैच ये लोग करवाएं। बैकलैश इज अ सी लेवल पेपर व्यू यार। लेकिन पहले मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि अच्छा बैकलैश में मैच करवाएं तो शेनानिगन्स के साथ ये मैच एंड होगा और शायद समर स्लैम तक ये फ्यूड एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ये रॉ देखने के बाद आई थिंक आई हैव अ प्रिटी क्लियर पिक्चर कि भाई समर स्लैम में क्या मैच होने वाला है रोमन रेंस का। इसलिए मुझे लगता है ये फ्यूड समर स्लैम तक एक्सटेंड नहीं होगी। पहले तो मुझे लगता है कि भाई ये बैकलैश के बाद फ्यूड एक्सटेंड होगी ही नहीं, लेकिन अगर ये फ्यूड एक्सटेंड होती है तो मैक्स टू मैक्स ये क्लैश इन इटली तक जाएगी, क्योंकि फॉर द एंटायरिटी ऑफ जून रोमन रेंस जून में कोई काम नहीं करेगा। नाइट ऑफ चैंपियंस वो स्किप कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा वो जून में। अब जो कुछ होगा जून के बाद ही होगा, जून में नो रोमन रेंस। अब अगर स्टोरी लाइन की बात करें ना, तो ये स्टोरी लाइन किधर जा रही है स्टोरी को खुद भी नहीं पता, क्योंकि ओवर एट मंडे नाइट रॉ वी गेट द मेन गन्स लाइक जेकब फाटू और रोमन रेंस और इनकी इंटरेक्शन होती है। लेकिन स्मैकडाउन में वी गेट द साइड स्टोरी। सोलो बीच में आ जाता है, सोलो की MFTs बीच में आ जाती हैं, और आधी MFTs तो WWE ने खुद ही फायर कर दी। एक ताला तोंगा रह गया बस खाली। क्या कर रहा है यार TKO? कल वकर डोबे। और जो मेन सब्जेक्ट है इस पूरी फ्यूड का वो है द टोंगन डेथ ग्रिप सबमिशन, जो कि इसी फ्यूड में जेकब फाटू ने सबसे पहले रोमन रेंस पर अप्लाई किया था, और उसके बाद रोमन रेंस ने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद रोमन रेंस के फेस पे तुम्हें
वो एक डर का माहौल तुम्हें दिखेगा उसके फेस पे कि भाई ये क्या हो गया। और इसी चीज को रोमन रेंज ने इस रॉ में एड्रेस किया था कि भाई द टोंगन डेथ ग्रिप कोई ऐसा मूव नहीं है जो तुम कभी भी रन ऑफ द मिल मूव है तुम कभी भी लगा दो। ये मूव समोन हेरिटेज में सिर्फ डेस्परेट टाइम्स पे अप्लाई किया जाता है। और रोमन रेंज जेकब को अक्यूज करता कि उसने डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन जेकब ने बोला कि भैया मैं हूँ डेस्परेट, मुझे बनना है ट्राइबल चीफ, मुझे तेरा टाइटल चाहिए, मुझे तेरा सब कुछ चाहिए। और इसमें ना मुझे इस पूरी फ्यूड में जेकब का पोर्ट्रेयल इतना बेस्ट लगा है ना, बेस्ट पोर्ट्रेयल जेकब का अभी तक इस फ्यूड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है कि भाई ज्यादा बकवास नहीं सुनता, जैसे ही उसका दिमाग खिसका सीधा रोमन रेंज का गला पकड़ लेता है वो। और रोमन रेंज को भी पोर्ट्रे ऐसे ही किया है कि वो अब सोच में पड़ गया कि क्या मैं इसको हरा सकता हूँ? Is he too powerful for me? Is Jacob really? No breaks with it. लेकिन we all know कि भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया में टाइटल जीता है, वो बैकलैश में तो अपना टाइटल नहीं हारेगा ना। So my prediction for this match is the OTC. Roman Reigns is gonna retain his World Heavyweight Championship. ओ भाई बस आज के लिए इतना ही हो गया मेरा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और मैं तुम्हें इसके बैकलैश रिव्यू में मिल सकता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने। बाय बाय।